नमस्कार। खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पीसी डांडिया, एमिरेटस प्रोफेसर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। डॉक्टर डांडिया, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और आपकी जो डिग्री है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने खुद साइन करी है। थोड़ा हमें इसके बारे में बताइए। हाँ, देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन उस वक्त वाइस चांसलर थे और ऑक्सफोर्ड में स्पाल्डिंग प्रोफेसर भी थे। दोनों काम कर रहे थे वो, और मुझे बड़ा गर्व है कि जितने साल मैं यूनिवर्सिटी में रहा वो हमारे साथ थे और वाइस चांसलर थे। देखिए, हम लोगों ने और हमसे बाद वाली जनरेशन ने तो उनका सिर्फ एक चित्र देखा है और ये याद है कि भाई हाँ, उनके नाम पर हम टीचर्स डे मनाते हैं। आपकी सबसे फॉन्ड मेमोरी क्या है उनके बारे में? फॉन्ड मेमोरीज उनके बारे में दो हैं। एक तो जब किसी संडे को वो गीता लेक्चर देते थे यूनिवर्सिटी में, और उस दिन सारी यूनिवर्सिटी का बच्चा वहाँ एकत्रित हो जाता था, और जब वो बोलते थे वो पूरे 50 मिनट बोलते थे, और 50 मिनट में किसी ने कभी भी अपनी घड़ी नहीं देखी जब वो बोलते थे। वाकई काबिल तारीफ है। आजकल तो लोग 5 मिनट में घड़ी देखने लग जाते हैं। हाँ, वो इतने अंग्रेजी के इतने विद्वान थे कि मैं आपको एक छोटी सी वाकया बताता हूँ जी। जब वो ऑक्सफोर्ड में स्पाल्डिंग प्रोफेसर बन के गए, उन्हें पहला अपना लेक्चर दिया। उस लेक्चर को सुनने 6 लोग आए। अच्छा। एक हफ्ते बाद दूसरा लेक्चर दिया, 60 लोग आए, और 2 हफ्ते बाद तीसरा लेक्चर दिया, उसमें 600 लोग आए, और वहाँ जगह ही नहीं थी। आधे लोग ज़मीन पे बैठ गए थे। मतलब दोनों ही बातें हैं, ज्ञान भी है और ओरेटरी स्किल्स भी हैं। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। दोनों थी उनमें। पार्टीशन का टाइम आपके लिए, यू हैड जस्ट ग्रेजुएटेड, और यहाँ पर पार्टीशन हुआ। पार्टीशन, इंडो पाकिस्तान पार्टीशन की कौन सी ऐसी एक मेमोरी है? मैं दोनों ही तरीके से पूछूंगी, चाहे एक हॉरिफाइंग चाहे या एक सुखद मेमोरी जो आपको अभी तक याद है। देखिए, मेरा बचपन और मेरे स्टूडेंट डेज दोनों जो थे वो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में ही बीते थे। सही बात है। गांधी जी लड़ते थे, नेहरू जी लड़ते थे अंग्रेज़ों से, और वही अखबारों में चर्चा रहती थी, वही हम देखते थे। टीवी तो था ही नहीं। मगर जब हिंदुस्तान आज़ाद होने लगा, और उस वक्त मैं बनारस से निकल के मैंने अपना फर्स्ट जॉब लखनऊ में किया था जी। तो ये हुआ कि भाई 3 दिन बाद आज़ादी होगी, फिर 2 दिन बाद आज़ादी होगी, 1 दिन बाद होगी, और कल जब हम उठेंगे तो आज़ाद उठेंगे। मैंने विश्वास नहीं किया। What an amazing feeling। मैं आपसे सच कहता हूँ, मैंने विश्वास नहीं किया था। मैंने कहा कल जब आज़ाद होंगे, जब अखबार में पढ़ेंगे कि हाँ रात को 12 बजे हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, जब पढ़ेंगे। और उस वक्त नेशनल हेरल्ड अखबार आता था जी। वो वो लखनऊ से छपता था, और जिसके किसी ज़माने में नेहरू जी एडिटर थे। उस अखबार में पढ़ा, जब बिलीव किया हमने। That memory remains fresh। It remains। एसएमएस मेडिकल कॉलेज का सफ़र कैसे शुरू हुआ? मैं रहने वाला तो जयपुर का था, जी। पैदा यहीं हुआ था, और यहाँ स्कूल गया, महाराजा कॉलेज गया, उसके बाद बाहर चला गया था। फिर एक एडवर्टीज़मेंट देखा यहाँ जी। कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल रहा है और एक लेक्चरर की पोस्ट एडवर्टाइज हुई है, तो हमने भी अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई किया, और इत्तेफाक से डॉक्टर रॉबर्ट हेलिक एक थे, ऑस्ट्रियन प्रोफेसर यहाँ, उन्होंने इंटरव्यू किया, और पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हम सेलेक्ट हो गए। हम तो सोचते नहीं थे, 22.5 साल के थे कि हमें ये पोजीशन मिल जाएगी, मगर बड़ी खुशी हुई जब मिल गई।
कितने साल हो गए हैं आपको सवाई मानसिंह अस्पताल में? ये आपने बड़ा ऐसा सवाल पूछ लिया, आप बिलीव नहीं करेंगे। इसलिए मैं 2 महीने बाद यहाँ 64 साल 64 ईयर्स ख़त्म कर लूँगा, इसी कॉलेज में, इसी बिल्डिंग में, इसी डिपार्टमेंट में। व्हाट एन अचीवमेंट! आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट है। नहीं, मैं बीच बीच में गया भी, बाहर बहुत गया, 2-2 साल के लिए, 3-3 साल के लिए, ऑलवेज केम बैक। मगर हमेशा वापस आ गया और इसी जगह आ गया वापस, जहाँ भी बैठे देख रही हैं आप मुझे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, मैं अस्पताल की बात नहीं करूँगी, आपने क्या चेंजेस देखे हैं? पॉजिटिव चेंज आपने क्या देखा है इतने, मतलब 6 दशक से ज़्यादा आपके करियर में? मैंने तो बदलते ही बदलते देखा है। अच्छा है सारा छोटा बदलाव? सा अस्पताल था, थोड़े से लोग आते थे, और आज जब ये कॉलेज बना, पहले 2 डिपार्टमेंट बने, फिर ये पूरा कॉलेज बन गया जब 9 डिपार्टमेंट थे, आज 36 डिपार्टमेंट हैं और इतनी नई नई बिल्डिंग्स बन गई हैं। और मुझे तो आश्चर्य एक बात को होता है देख के जी, यहाँ धन्वंतरी आउटडोर को देख के, ये अभी बना है 3 साल पहले ही, और जब बना था तो मुझे ताज्जुब हो रहा था, इतना बड़ा आउटडोर बना रहे हैं, इतना बड़ा बना रहे हैं, और अब वही छोटा पड़ता है। अब वो छोटा पड़ने लग गया। कभी कभी मैं चला जाता हूँ देखने, और देखता हूँ कि 4000 आदमी खड़े हुए हैं। डॉक्टर डांडी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री की निशुल्क दवाई वितरण योजना है, उसमें जो दवाइयाँ हैं उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं खास मुलाकात। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। ये जोड़ू JK Super Cement, विश्वास है इसमें कुछ। Anukriti Group, building trust with a stylish touch, presenting world-class real estate solutions with quality, professionalism and customer-centric focus. Creating housing solutions, integrated township, industrial township. Anukriti Group. Visit www.anukritigroup.com. For inquiry, call 4030-456. तन भी शुद्ध, मन भी शुद्ध, तो वस्त्र क्यों रहे अशुद्ध? क्योंकि आपके कपड़े धोने के साबुन में पशु चर्बी हो सकती है। पशु चर्बी? इसलिए सिर्फ मिराज शुद्ध ऑयल सोप। Miraj, शुद्ध ऑयल सोप। शुद्धता और सफेदी दोनों बरकरार। अरे चिंटू की मौसी, चिंटू पास हो गया, मिठाई लाई हूँ। अरे वाह! अरे पता ही नहीं था कि मेहमान आए हैं। ये तो एनएसएसओ के अफसर हैं, सवाल पूछने आए हैं। घर कच्चा है या पक्का है, पीने का पानी कहाँ से लेते हो, जन सुविधाएं और साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है। पर इससे क्या होगा? जैसे तुम्हारा चिंटू ने सही जवाब देकर इम्तिहान पास किया ना, उसी तरह हम इनके सवालों का सही जवाब देकर तरक्की के भागीदार बनेंगे, तो गर्व होगा। अच्छा, पर वो कैसे? आपके जवाबों से जो आंकड़े इकट्ठे होंगे, सरकार उसी के आधार पे तो आपकी विकास की नीतियां बनाएगी। अच्छा, निभाए अपनी जिम्मेदारी, एनएसएसओ को दे सही जानकारी। सुन ले मेरी लाडो, ओ मेरी प्यारी लाडो, दे दूध बाल्टियां भर के वे, दे दूध बाल्टियां भर के वे। समझो इनकी बातों को, खिलाओ वेंकीज पशुओं को, पाओ दूध बाल्टियां भर के वे। Vitro Naturals, India's only EcoCert certified 100% organic premium health drinks. Vitro Naturals, drink to your health. मजबूती और विश्वास का दूसरा नाम, बिरला उत्तम सीमेंट। भूल गया रंग? इतना ब्राइट रंग है जी, नवा है ना?
हाँ जी, चल छुट्टी। सच्ची नए और बेहतर विप्रो सेफ वॉश से धोया है। इसमें है नीम एक्सट्रैक्ट जो त्वचा को रखे जर्म फ्री और एडवांस फॉर्मूला जो सिकुड़ने से बचाए और रखे नए जैसे रंगीन। नया और बेहतर विप्रो सेफ वॉश लिक्विड डिटर्जेंट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर डांडिया, अभी एक जेनेरिक मेडिसिन करके बार बार एक नाम उठ के आ रहा है कि भाई ये कुछ एक दवाइयां हैं, इनसे सभी चीज़ों का इलाज हो जाता है, और मुख्यमंत्री की जो निशुल्क दवाई वितरण योजना है उसमें उसका काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। आप उसके बारे में क्या कहते हैं? ये मूवमेंट जो दवाइयों का अच्छी तरह से इस्तेमाल, ये हमने आज नहीं करीब 36 वर्ष पूर्व किया था जी। और पिछले 10-11 साल से तो हमने एक सोसाइटी भी बनाई यहाँ, और उस सोसाइटी के माध्यम से हम ये मूवमेंट करते थे कि जो दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है वो गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। दवाइयाँ वेस्ट हो रही हैं और लोगों को दवाइयाँ जिनको चाहिए उनको तो मिलती नहीं है, और जिनको नहीं चाहिए वो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे हैं। ये हम बार बार कहते रहे, मगर अभी मैं कहूँगा हमारी कोशिश से या सरकार की सूझ से, मुझे तो कभी कभी आश्चर्य भी होता है कि सरकार को सूझ आई इतनी देर से, मगर जब आई तो इतनी तेज़ी से गति बढ़ रही है कि मुझे देख के आनंद आ रहा है इस बात पे। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं दूसरा पहलू आपको बताना चाहूँगी कि एक मतलब कटु सत्य जिसको हम कहेंगे वो ये भी है कि जब डॉक्टर खुद ये दवाइयाँ लिखते हैं तो पेशेंट को देते हुए बोल देते हैं कि अब तुम ले लो, इससे पता नहीं होगा नहीं होगा, तुम देख लेना। तो डॉक्टर्स इस मूवमेंट को उतना शायद सपोर्ट नहीं कर रहे। देखिए, पहले तो डॉक्टर्स ओपोज करते थे। क्यों? कई कारण है। कमर्शियलाइजेशन तो देखिए है ही मेडिकल प्रोफेशन का। कमर्शियल एंगल भी था, इग्नोरेंस भी थी। अच्छा, अब वो दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही हैं और पब्लिक की अवेयरनेस भी ज़्यादा होती जा रही है। पहले जब हम पॉलिटिशियन से कहते थे कि साहब ये ऐसे करिए ऐसे करिए, पॉलिटिशियन कहते थे डॉक्टर साहब अभी थोड़ा और रुक जाइए, अभी और रुक जाइए। ये तो जो मुख्यमंत्री ने डिसीजन लिया आज से 1 साल पहले, उसके बाद तीव्र गति से हुआ सारा काम। तो ये फार्मा की जो एक मतलब सिचुएशन है या जो एक तस्वीर है उसको आगे तक बहुत बदलेगा? बदलना शुरू हो गया है, बहुत अच्छी तरह बदल रहा है। राजस्थान सरकार ही नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अब भारत सरकार को भी बहुत ज़्यादा इस वक्त चिंता हो गई है दवाइयों के बारे में। भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ 33% लोगों को तो कोई दवाई कभी मिलती ही नहीं है, वो बिना दवाई के ही तड़प जाते हैं। डॉक्टर साहब, रोटी पानी तो मिलता नहीं है, दवाई तो बहुत दूर की बात है। ये तो आप कह सकती हैं, मगर जब दवाई की ज़रूरत होती है तब उसको दवाई चाहिए। नहीं, मुझे उस चीज़ का भी अफसोस नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का कि जिन्हें दवाई नहीं चाहिए उनको खूब दवाइयाँ मिलती रही। वो भी तो हानिकारक है उनके, बहुत ज़्यादा हानिकारक उनके लिए भी है, उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचता है और देश को, हमारी स्टेट को, हमारी बहुत नुकसान पहुंचता है। क्योंकि जो मनी दूसरे गरीब लोगों को दवा दे के यूज़ कर सकते थे, वो मनी गलत लोगों को ज़्यादा दवा दे के ख़राब किया। तो सर, फार्माकोलॉजी में यू आर अ इंस्टीट्यूशन इन योरसेल्फ,
लेकिन एक तरफ इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे यहाँ पे जो फार्मासिस्ट हैं या जो दवाई की दुकानें हैं वो आधे डॉक्टर हैं। आम आदमी भी जाके उसी के पास खड़ा होकर पूछते हैं यार बड़े दिन से खांसी जुकाम बुखार सा हो रहा है, वो भी दवाई लिख के दे देता है। देखिए उसके तो दो कारण हैं, मैं उसको इतना बुरा नहीं मानता हूँ जितना आप मान रही हैं। देखिए डॉक्टर के पास जाना हिंदुस्तान में बड़ा कठिन है। और ये लोग क्वालिफाइड हैं, मतलब इनको इतना आइडिया होता है मेडिसिन का, फार्मासिस्ट? देखिए जो अच्छा फार्मासिस्ट है उसको तो ही इज एक्सपेक्टेड टू टेल यू अबाउट कॉमन मेडिसिन्स। और जब एक आदमी 20 रुपए की दवा लेके ठीक हो सकता है, 100 रुपए डॉक्टर की फीस तो उसके पास है ही नहीं देने को। ये भी बात है, ये भी एक बिल्कुल सही पहलू है आपका। आप सोचिए कैसे हो सकता है। आपको लगता है कि मतलब जो इंडियंस हैं, हम लोग जो भारतीय लोग हैं, हमको बहुत शौक है दवाइयों का, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई ले लेंगे, जाके वैसे ही दवाइयाँ खाते रहेंगे, कंपेयर टू यूरोपियन या यूएस? आर वी ओवर फॉन्ड? नहीं, नॉट ओवर फॉन्ड। हम लोग अपनी मर्जी से दवा ले लेते हैं। कई दफ़े लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार हो गया, गए और 2 गोली ले ली एंटीबायोटिक की, और वो बुखार उतर जाता है कभी कभी, और वो बड़ा नुकसानदायक होता है। क्योंकि अगर एंटीबायोटिक शुरू करते हैं तो वो पूरी मात्रा में और पूरे 3 या 5 दिन के लिए जब वो होता है पूरा लेना चाहिए, ठीक हो जाए जब भी लेते रहना चाहिए। और ये हमारी इग्नोरेंस है, हमारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। और हमारे जो ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो पूरा बताते भी नहीं हैं। यही मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी है कि देखिए अक्सर हम डॉक्टर के पास अगर एक नॉर्मल जो वायरल जिसको कहते हैं उसके लिए भी जाते हैं तो कम से कम डॉक्टर आपको 6-7 दवाइयाँ लिख के दे देता है। एंड गॉड फॉरवर्ड आप डॉक्टर से गलती से ये तो पूछ लें कि जी कौन सी दवाई किसकी है, तो मतलब नाराज़गी वाला एक माहौल बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। मैं तो हमेशा हर जगह जहाँ जाता हूँ और डॉक्टर्स को प्रेस्क्राइब करते देखता हूँ इतना ज़्यादा, तो कभी कभी डॉक्टर्स, क्योंकि ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट ही मिल जाते हैं, बिल्कुल सही तो मैं उनका हाथ पकड़ लेता हूँ, भाई ये क्या गज़ब कर रहे हो तुम, क्यों लिखे जा रहे हो? ये इसके सोर थ्रोट है। सोर थ्रोट ऑर्डिनरीली वैसे भी 3 दिन में ठीक हो जाएगा, तुम एंटीबायोटिक दोगे जब भी ठीक हो जाएगा, मगर वो एंटीबायोटिक देके तुम उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कर दोगे। लेकिन हम लोग इसमें कितने आम आदमी का दोष मांगे, क्योंकि देखिए वो भी ये कहता है डॉक्टर साहब स्ट्रॉन्ग दवाई दे देना, जहां पर आपको लगता है कि भाई 50 mg चल जाएगी, वहां वो चाहेगा कि मुझे 250 mg देके 2 दिन में खड़ा कर दें। नहीं, देखिए यही नई चीज़ नहीं है, एक और भी है जो पता नहीं आपने देखी है कि नहीं। हमेशा मरीज उठते उठते डॉक्टर से ये कह देता है डॉक्टर साहब ताकत की दवा लिखी कि नहीं। अब मैं वैसे आपसे सच बताता हूँ, मेरी तो सारी ज़िंदगी इसी प्रोफेशन में बीती है, कोई ताकत की जैसी दवा होती नहीं है, होती नहीं है। और जो ये वाइटामिन्स और बीकोसूल्स और ये और वो सब देते हैं, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती हैं और डॉक्टर के माध्यम से भी पब्लिक बेवकूफ़ बन जाती है। हर आदमी को वो कोई न कोई ये सप्लीमेंट दे देंगे, हाँ विटामिन्स और मल्टी विटामिन्स देते थे, भाई वो सब बेकार होते हैं। डॉक्टर साहब, भारत में लैक ऑफ अवेयरनेस और इसके ऊपर जो आपने किताब पब्लिश करी है, इसके बारे में हम आपसे कुछ सवाल और करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं। पैराथी सर्वोत्तम फुटवेयर कंपनी। मंगलम बिल्डर्स, आपका सपना हमारा प्रयास। राजस्थान बिगेस्ट सेंट्रल पार्क, राजस्थान बिगेस्ट स्विमिंग पूल, राजस्थान बिगेस्ट क्लब हाउस, राजस्थान बिगेस्ट सोसाइटी। अब सब कुछ होगा बिग आपकी अपनी पिंक सिटी में। मंगलम्स आनंदा। मंगलम बिल्डर्स, आपका सपना हमारा प्रयास। यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। ओह, इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट
अब इंडिया का फेवरेट। मोती सन्स ज्वेलर्स फॉर गोल्ड, डायमंड, मोती, पोल की ज्वेलरी एंड सिल्वर आर्टिकल्स। मोती सन्स ज्वेलर्स, मोती सन्स टावर, लाल कोठी टॉप रोड और जौहरी बाजार, जयपुर। तैयार हुए, we are late। अब एक चीज बाकी है। What? Hair color। पार्लर अभी। अब पार्लर जैसा कलर घर पे। गार्नियर कलर नेचुरल्स नेचुरल ऑलिव ऑयल युक्त। ये है लगाने में आसान और दे पोषण और बेहतर कलर जो टिके लंबे समय तक। न झंझट न सफेद बाल, सिर्फ खूबसूरत कलर। गार्नियर कलर नेचुरल। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लगे का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़े। घर को मंदिर बना दे हरि दर्शन। मैं अपने बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। उनकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करता हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। लेकिन एक फर्ज और भी है, एक फर्ज जिसे खेतों की हरियाली गाती है कल के सुनहरे सपनों की गीत। एक फर्ज जिससे मिटती है हजारों दिलों की दूरियां। आइए देश के सपनों को सच बनाए, नागरिक होने का फर्ज निभाए, ईमानदारी से अपना टैक्स चुकाए। Your desire for uniqueness. You dream for luxury and elegance. We build your unique dreams. We are Unique Dream Builders. Unique Dream Builders. Expect more. 16 वर्षों से जेकेजे पर आपका विश्वास, सोने सा खरा जगमगाता एक नाम, जेकेजे एंड सन्स ज्वेलर्स। सिर्फ स्वर्ण आभूषण ही नहीं, विश्वास भी करते हैं हम। SGS ज्वेलरी राजस्थान में 100% हॉलमार्क ज्वेलरी का पहला शोरूम। SGS ज्वेलरी, बैराथी भवन, MI रोड, जयपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इंडियन पेशेंट जो है, जो हमारा भारतीय मरीज है, वो अनअवेयर है या इंटरेस्टेड नहीं है, या बहुत मतलब ब्लाइंड फेथ है भी डॉक्टर्स पे? क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, डॉक्टर्स में फेथ तो होना ही चाहिए। ब्लाइंड फेथ? और ब्लाइंड फेथ तो नहीं होना चाहिए, अनअवेयरनेस है। मैंने एक बात देखी, मेरा अमेरिका से भी संपर्क बहुत रहा है जी, और अभी भी रहता है, और मैं अमेरिका भी जा रहा हूँ करीब करीब 60 साल से। मगर मैंने देखा है अमेरिका में अवेयरनेस बहुत जल्दी बढ़ गई थी, और वो जो अवेयरनेस अमेरिका में 40 साल पहले थी, वो हम आज भी नहीं हो, वो आज हमारे यहाँ शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब, आपकी एक ये किताब है द कंप्लीट फैमिली मेडिसिन बुक, इसकी 5.5 लाख से ज़्यादा कॉपी सेल हो चुकी हैं, रिवाइज 10th एडिशन है। किस बारे में है ये किताब और किसके लिए है? डॉक्टर्स के लिए, मरीज के लिए? नहीं, ये डॉक्टर्स के लिए तो नहीं लिखी गई थी, मरीज के लिए लिखी थी। और मरीज से ज़्यादा मरीज के जो रखवाले होते हैं ना, पेरेंट्स और गॉडफादर्स, उनके लिए थी कि तुम पढ़ो और ध्यान दो अपने मरीज पे। आपने इसमें कैसे, हाउ हैव यू टैकल्ड इट, मतलब कि बीमारी वाइज या आपने मेडिसिन वाइज किस तरह से लोगों को अवगत कराया? बीमारी वाइज लिखा है, मगर हमने ये नहीं लिखा है कि तुम ये दवा लेने से ये ठीक हो जाओगे, ये नहीं लिखा। मगर हमने ये बताया है इस बीमारी में ये 4 दवाएं दी जाती हैं, और इन 4 दवाइयों के ये गुण हैं या अवगुण हैं, और अगर ये दवा लोगे तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये दवा लोगे तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। जो कोई नहीं बताता, जो बताते ही नहीं है कभी। और इस दवा के लेने के पहले ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और अगर कुछ ऐसा फीचर हो जाए एक्शन, तो फौरन डॉक्टर के पास जाओ। इतने साल पहले आपने ये किताब लिखने की क्यों सोची? सोची इसलिए कि रोज़ मरीजों को देखते थे, रोज़ डॉक्टर्स को देखते थे। हमारे कोलीग थे डॉक्टर बापना,
एक दफ़े हम दोनों कनाडा गए हुए थे, तो ऐसे ही बैठ के बात करी कि हम अपने देशवासियों को दवा के बारे में क्यों नहीं पूर्णतः बताएं। एंड वी केम टू इंडिया, स्टार्टेड राइटिंग द बुक। आपके डॉक्टर कोलीग्स आपसे थोड़ा सा नाराज नहीं हुई ये किताब लिखने पे? अवेयर पेशेंट को ट्रीट करना थोड़ा सा डॉक्टर के लिए भी मुश्किल रहता है। नहीं, वो शुरू में था, अब डॉक्टर्स अप्रिशिएट भी करते हैं, बल्कि डॉक्टर्स हमारी किताब लेके खुद पढ़ते हैं, अपने घर वालों को पढ़वाते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों है कि अमेरिका और यूरोप में जो दवाइयाँ बैंड हैं वो हमारे यहाँ खुलेआम बिक रही हैं, और इनफैक्ट सरकार कोई ऐसे कदम उठाने की भी नहीं सोच रही कि भाई इनके ऊपर कुछ रोक लगाई जाए? नहीं, देखिए, ये स्टेटमेंट तो नहीं है ठीक। सरकार ने किया है काफ़ी काम। अच्छा। कई कॉम्बिनेशंस थे कि जो बड़े गलत थे, बड़े महंगे थे, जिनके परिणाम जो थे अच्छे नहीं थे, और फार्मास्यूटिकल कंपनियों को प्रॉफिट मिलता था खूब ज़्यादा उनसे, वो गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक तो बंद कर दी हैं। मगर अब देखिए यहाँ क्या है, 5000 तो फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं। अमेरिका में हमारे मुकाबले बहुत कम है, 200 या 300 ही हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल, मगर क्वालिटी कंट्रोल थोड़ा सा बेटर होता है। और दूसरा ये है, भारत सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जिन कंपनियों का ठीक से प्रोडक्शन नहीं है उन्हें बंद कर सकती है। दवाई खरीदते हुए एक आम आदमी को क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो दवाई लेते वक्त हमेशा रसीद लेनी चाहिए। बिल ऑफ सेल जरूर लें, जो कि हम अक्सर नहीं लेते। अक्सर क्या, अधिकतर नहीं लेते। बिल्कुल। भाग के जाते हैं और दवा को ले आते हैं और घर में रख देते हैं। वो ज़रूर लेना चाहिए। और दूसरा, फार्मासिस्ट से भी पूछ लेना चाहिए कि भाई ये दवा मैं ले रहा हूँ, मुझे क्या प्रिकॉशन लेना है इसमें। बात ये, कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको लेते ही आपको एलर्जी हो जाती है, और एलर्जी के परिणाम बड़े ख़राब होते हैं। तो कम से कम वो बताएगा तो फार्मासिस्ट को ये तो पता होता है उसे कि इससे एलर्जी होती है, इससे एलर्जी नहीं होती है। एक्सपायरी डेट पर अक्सर हमारे यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता, कितना ज़रूरी है वो चीज़ चेक करना? मैं समझता हूँ ज़रूरी है, और अब काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, पहले नहीं था। अब जो है जनता भी समझने लगी है, पढ़े लिखे लोग तो समझने लग गए। सबको पढ़ाना लिखाना जरूरी भी है। अब वो तो ज़रूरी है ही। डॉक्टर साहब, आपकी किताब है अ प्रोफेसर रिमेंबर्स, आपकी ऑटोबायोग्राफी है। कब लिखी ये और कैसे ख्याल आया? अभी तो आपके और भी मुझे लगता है काफ़ी अचीवमेंट्स बाकी हैं। हर आदमी की एक मन में कोई अभिलाषा होती है, हमारी भी थी कि जो हमने देखा, जो हमने किया, जहाँ हम गए और जिन लोगों से मिले, उनके बारे में अपने विचार तो रखें। तो ये इसलिए लिखी गई थी, और 10 वर्ष पहले लिखी थी मैंने करीब। इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगे? ये आपको 1 महीने बाद पता चल जाएगा। कोई अधूरा मैंने नया संस्करण इसका निकाल दिया है। वो पढ़ने का मुझे मौका ज़रूर दीजिएगा। कोई अधूरा सपना, आखिरी सवाल है ये। देखिए, मेरा तो काम सारा मेडिसिन पे ही रहा है, और ज़िंदगी सारी कट गई इसी प्रोफेशन में, एज ए फार्माकोलॉजिस्ट एंड एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हर आम आदमी को जिस वक्त दवा चाहिए उपलब्ध हो जाए, और जो शुरुआत अगर 10 बरस पहले हो जाती तो मुझे बड़ी खुशी होती। आज ये शुरू हुआ है, देर आए दुरुस्त आए। अब देर आए दुरुस्त आए, और ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं सोचता हूँ कि 10 वर्ष में शायद हम उस पोजीशन पे पहुँच जाएंगे कि हर आदमी को ज़रूरत के माफिक दवा मिल जाए। आपका ये सपना जरूर पूरा हो, इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर पीसी आर्या। अगले हफ्ते हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।